हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग के अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की चर्चा करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राणी उद्दीपक के बीच सहचर को सीखता है और इसमें भी अनुक्रिया प्राणी द्वारा ही की जाती है। वे अनैच्छिक होती हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की शुरुआत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम में हुई तथा जिसका विकास स्किनर के पशु शोध के आधार पर हुआ। में प्राणी किसी खास व्यवहार या अनुक्रिया तथा उसके होने वाले परिणाम के बीच सहचर को सीखता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्राणी किसी खास व्यवहार या अनुक्रिया तथा उसके होने वाले परिणाम के बीच सहचर को सीखता है। इसके अतिरिक्त क्रिया प्रसूत अनुबंध में जो अनुक्रियाएं प्राणी करता है उसका स्वरूप ऐच्छिक होता है और उसे प्राणी एक दिए हुए समय में उत्सर्जित करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में यह संभावना है कि प्राणी खास व्यवहार या अनुक्रिया करेगा। इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद का परिणाम कैसा है। मनोवैज्ञानिकों में आम सहमति इस विचार पर है कि ऐसी संभावना का निर्धारण 4 मौलिक विधियों द्वारा होता है, जिसमें 2 क्रिया प्रसूत व्यवहार को मजबूत करता है तथा 2 क्रिया प्रसूत व्यवहार को कमजोर करता है। वैसी विधियां जिनसे ऐसा व्यवहार मजबूत होता है को पुनर्बलन तथा वैसी विधियां जिनसे ऐसे व्यवहार को वो दबाता है या कमजोर करता है को दंड कहा जाता है, पनिशमेंट। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पॉजिटिव रिफोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रिफोर्समेंट, ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन में धनात्मक पुनर्बलक सम्मिलित होता है, अर्थात इसमें ऐसे उद्दीपक घटनाएं सम्मिलित होती हैं जिससे अनुक्रिया के बाद देने से प्राणी उस अनुक्रिया को भविष्य में दोहराना चाहता है, क्योंकि इससे वह अनुक्रिया मजबूत हो जाती है। जैसे भूखे प्राणी के लिए भोजन तथा प्यासे प्राणी के लिए पानी धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसे प्राथमिक पुनर्बलन भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी उद्दीपक होते हैं जो प्राथमिक पुनर्बलकों को सहचरित होकर धनात्मक पुनर्बलक के रूप में कार्य करने की क्षमता विकसित करते हैं या विकसित कर लेते हैं। इसे अनुबंधित पुनर्बलक कहा जाता है। जैसा कि जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को किसी पसंदीदा क्रिया या व्यवहार के आधार पर पुनर्बलित किया जाता है तो इसे प्रीमैग नियम कहा जाता है। इसे प्रीमैग नियम कहा जाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन में ऋणात्मक पुनर्बलकों का प्रभाव सम्मिलित होता है। ऋणात्मक पुनर्बलन ऐसे उद्दीपक जो उन अनुक्रियाओं को मजबूत करता है जिनके करने से प्राणी उससे दूर हटने में समर्थ हो पाता है। इस तरह से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है जिससे वह पहले से मजबूत ऋणात्मक पुनर्बलक से अपने आप को दूर कर पाता है तो उसमें भविष्य में उस क्रिया या व्यवहार को करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में सभी दुखद या विमुखता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक ऋणात्मक पुनर्बलक का उदाहरण है। इसी तरह से धनात्मक पुनर्बलक ऐसे उद्दीपक घटना होते हैं जो पहले आने वाले अनुक्रिया को मजबूत करता है तथा ऋणात्मक पुनर्बलक वैसी विमुखता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक होते हैं जो अनुक्रिया को मजबूत करते हैं, जिनसे ऐसे उद्दीपक प्राणी के सामने से हट जाते हैं।
पुनर्बलन के ठीक विपरीत दंड है। दंड से व्यवहार या अनुक्रिया की दर कमजोर पड़ती है। पुनर्बलन के समान ही दंड के भी दो प्रकार हैं। पहला धनात्मक दंड और दूसरा ऋणात्मक दंड। धनात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट में प्राणी द्वारा व्यवहार किए जाने के बाद विमुखता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक दिए जाते हैं, और चूंकि उसका व्यवहार अभिरुचि होता है, अतः प्राणी उन क्रियाओं या व्यवहारों को न करना सीखता है। ऋणात्मक दंड निगेटिव पनिशमेंट में व्यवहार या अनुक्रिया के होने के दर में कमी या वह अनुक्रिया कमजोर इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इस व्यवहार का संबंध मिलने वाले पुनर्बलन को खो देने से होता है। जैसे यदि कोई कर्मचारी 10 मिनट विलंब से यदि कारखाना पहुंचता है और तब पर्यवेक्षक उसे उस दिन का 2 घंटे का वेतन काट लेता है, तो यह एक ऋणात्मक दंड का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ कि धनात्मक दंड तथा ऋणात्मक दंड दोनों ही ऐसी विधियां हैं जिनसे अनुक्रिया या व्यवहार कमजोर पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्राणी द्वारा क्यों कुछ खास तरह के व्यवहार पहले उत्सर्जित किया जाता है? ऐसे व्यवहार किस तरह से प्रारंभ में प्राणी करना सीखता है? ऐसे क्वेश्चन, और इनके उत्तर हैं शेपिंग द्वारा। इसमें व्यक्ति अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने या अंतिम सफल अनुक्रिया करने की दिशा में पहले छोटी छोटी अनुक्रियाएं करता है, और प्रत्येक ऐसी छोटी अनुक्रिया करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है, और इस तरह वह धीरे धीरे लक्ष्य पर पहुंच जाता है और अंतिम अनुक्रिया करता है और उसे पुनर्बलन मिलता है। इस तरह से शेपिंग में प्राणी सरल व्यवहार से अधिक जटिल व्यवहार को करना सीख लेता है। इसके अतिरिक्त प्राणी व्यवहार के जटिल क्रम को भी करना सीख लेता है। जैसे सर्कस में पशु काफी जटिल व्यवहार करते हैं, और यह प्रक्रिया चेनिंग के माध्यम से होती है। चेनिंग में श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया को करने का प्रशिक्षण पहले दिया जाता है। इसके बाद पीछे की ओर कार्य करते हुए श्रृंखला के आरंभिक अनुक्रियाओं को करने पर, जिससे श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया होने में मदद मिलती है, जो पुनर्बलित किया जाता है। फिर श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से शेपिंग तथा चेनिंग दोनों द्वारा व्यवहार को क्रिया प्रसूत अनुबंध में सीखा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का एक सबसे महत्वपूर्ण मूल तत्व पुनर्बलन अनुसूची है। पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य यह एक ऐसी अनुसूची होती है जिसमें प्राणी के प्रयोगों के दौरान कब कब और कितने प्रयास के बाद पुनर्बलन दिया जाएगा, इसका व्यवहार रहता है। सामान्यतः पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार की होती है, सतत अनुसूची तथा आंशिक अनुसूची या आंतरिक अनुसूची। सतत अनुसूची में प्राणी द्वारा किए गए प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, जबकि आंतरिक अनुसूची में प्राणी द्वारा किए गए कुछ ही सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, जिसको हम आंशिक अनुसूची भी कहते हैं। आंशिक या आंतरिक अनुसूची के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्त्य अनुपात अनुसूची, निश्चित अंतराल अनुसूची तथा परिवर्त्य अंतराल अनुसूची। और अध्ययनों से स्पष्ट है कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स की दर परिवर्त्य अनुपात अनुसूची में सबसे अधिक तथा निश्चित अंतराल अनुसूची में सबसे कम या धीमा पाया जाता है। आज बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि
पुनर्बलन अनुसूची से दिन प्रतिदिन की जिंदगी में किए गए जटिल मानव व्यवहार की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। ऐसे मनोवैज्ञानिकों में हैंसिक तथा पायर्स तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लोगों का कहना है कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को विभिन्न तरह के वैकल्पिक व्यवहार का सामना करना पड़ता है और उनमें से उसे किसी एक को चुनना पड़ता है। जैसे एक छात्र को होमवर्क करने तथा उसके बदले में अपने दोस्त के साथ घूमने, फोन पे बातचीत करने, टीवी देखने आदि को करना हो सकता है। वह इस तरह की परिस्थिति को समवर्ती पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार दो या दो से अधिक अनुक्रिया के बीच लगातार एकांतरित होने से स्वतंत्र होता है तथा जिसमें प्रत्येक व्यवहार का अपना पुनर्बलन अनुसूची होता है। मैकब्राइड एवं पायर्स तथा एपलिंग के अनुसार समवर्ती पुनर्बलन अनुसूची का उपयोग पशुओं एवं मनुष्यों के चयन व्यवहार के अध्ययन पर प्रयोग किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया कि व्यक्ति विभिन्न वैकल्पिक व्यवहार में से न केवल चयन करता है बल्कि वह अपनी अनुक्रिया उन विकल्पों के प्रति अधिक करता है जिनसे उसे अधिक बार पुनर्बलन मिलता है। हेरिस्टीन ने इसे सुमेल नियम कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की व्याख्या करने से यह स्पष्ट हुआ कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं जिनसे उनका जटिल स्वरूप का स्पष्टीकरण होता है और इसका स्वरूप जटिल होने के बावजूद भी यह मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।